नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं। इसमें एक जो नया डेवलपमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो साइकोलॉजिस्ट थी। ऐसे में मनोचिकित्सक होने के बावजूद वो आरोपी यानी आफताब के मन में क्या चल रहा था ये नहीं पकड़ पाई। क्या वजह रही इसके पीछे, कौन कौन सी ऐसी और खुलासे हैं इस पूरे मामले में, सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है। सुनील भाई, खुद साइकोलॉजिस्ट होकर दूसरे की साइकोलॉजी नहीं पकड़ पाना, इसका मतलब ये है कि आफताब मानसिक रूप से कितना मजबूत है। ये सीधे सीधे ये चीज़ बताता है। और दूसरा ये भी बताता है कि वो कैसी साइकेट्रिस्ट थी, अब ये तो नहीं कह सकते। हालांकि जो अभी तक पता चला है कि जो लड़की थी वो उससे मई के बाद से ही उसके साथ दोस्ती हुई थी, उससे बातचीत शुरू हो गई थी, उस जो नई गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। और ये लड़की अक्टूबर में 2 बार, जैसा पहले आपने खबर भी लिखी थी, बिल्कुल सच खबर थी, वो 2 बार अक्टूबर में इसके पास आई थी। और आपको बता दें कि 8 अक्टूबर के आसपास में जिस रिंग की बात हो रही थी कि श्रद्धा की रिंग इसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी थी, वाकई उसको दी थी 8 अक्टूबर को। और उस दरमियान ये 2 बार इसे मिलने आती है। और जो लड़की है, जो गर्लफ्रेंड है, उसका कहना है कि ये जब भी हमसे मिला, मतलब इतना नॉर्मल, इतना कूल, इतना मतलब इतना बढ़िया तरीके से मिला कि हमें कभी शक ही नहीं हुआ कि ये मतलब ऐसा कातिल है। एक जिस लड़की को कत्ल करके उसी कमरे में रखा है, फ्रिज में छुपा रखा है। और मैं गई तो उस टाइम पे भी वो रखा हुआ था, उस टाइम की बात है। लेकिन फिर भी इसे कभी शक नहीं हुआ, उसे कभी लगा ही नहीं कि ऐसा है। तो सोचिए मतलब कैसा होगा वो, कितना ये डिपेंड ये भी करता है ना कि वो कितनी देर तक उस घर में रही, और क्या उसके सामने ऑब्वियसली भाई मंथ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली फ्रिज से निकाल कर कोई पानी तो नहीं पिएगा, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ और हो सकता है, चीज़ें निकाल कर कुछ खाई हो, उसने सर्व की हो, ये भी प्रोबेबिलिटी है। देखिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल मुझे एकदम जो उसकी नई गर्लफ्रेंड का है उसका बयान है कि हमें बिल्कुल नहीं पता है कि उसका श्रद्धा केस से कोई इन्वॉल्वमेंट रहा, मतलब क्या रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और बहुत सारे उसने खुलासे किए हैं, मतलब एक से एक बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने ये बताया है कि आफताब जो है हमेशा परफ्यूम, जो सबसे महंगा परफ्यूम होता था वो हमेशा इस्तेमाल करता था। और ये डिओड्रेंट हो गया, परफ्यूम हमेशा। और बाकायदा इसको मई से लेकर जब ये उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी उसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए इसने परफ्यूम। और हमेशा ये नॉनवेज का बहुत बड़ा शौकीन था, नॉनवेज चीज़ें मंगाता था। और फिर जब घर में लाता था तो उससे जैसे शेफ़ सजाते हैं ना, ये खुद आपको पता ही है कि शेफ़ रहा है आफताब। तो आफताब शेफ़ रहा है, तो वो बता रही है कि हाँ इस तरह की चीज़ें सजाता था, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि मैं कभी शेफ़ रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने हाइड भी कर रखी थी, श्रद्धा से रिलेटेड चीज़ें कभी नहीं बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि जो साइकेट्रिस्ट है एक लड़की, वो इसके साइको को समझ ही नहीं पाई है। तो मतलब वो कितना बड़ा ये मतलब इस तरह का रहा है कि एक एक चीज़। और ये भी बताया है कि वो नशा बहुत ज़्यादा करता था, वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था। तो इस तरह की चीज़ें वो कई बार कहता था कि मैं छोड़ भी दूंगा। तो उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था वहाँ पे। इसमें एक चीज़ और भी है कि लड़की डेटिंग ऐप के ज़रिए जुड़ी थी, हमने खबरें पहले बनाई थी। तो लड़की जब सीधा उसके घर जा रही है, डेटिंग ऐप से जुड़ रही है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी उसके बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो कहीं भी किसी भी एंगल पर शक नहीं होना, ये बड़ी अजीब सी विचित्र बात नहीं लग रही? देखिए चिराग भाई, दरअसल क्या होता है ना कि किसी के, देखिए मैं अभी एक केस पे काम कर रहा था, तो उसमें एक बड़े अच्छे ऑफिसर से बात हो रही थी, पुलिस ऑफिसर से। तो कह रहे थे कि ना केस से पहले और कोई केस का जब खुलासा हो जाता है उसके बाद सोचने का नज़रिया पूरा बदल जाता है। कई बार आदमी कहते हैं ना कि मैं उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन वहाँ पे किसी का उसी समय कत्ल हो रहा था, मर्डर हो रहा था, या कुछ हो रहा था, मतलब हमें नहीं पता चला। लेकिन होने के बाद उससे पूछिए तो कहेगा कि हाँ मुझे कुछ डाउट तो हुआ था, लेकिन ऐसा लगा नहीं, मतलब। तो सेम इसी तरह के केस में इसमें क्या हुआ कि गई, अब वो गई तो उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि भाई ऐसा, क्योंकि आप किसी से चैट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, सोच ही नहीं सकते कि उसने ऐसा कांड हाँ, रखा हो। मतलब एक आम आदमी, अब किसी से दोस्त से मिलने जा रहे हो किसी से, तो वो भी अब उसका मकसद ये था कि उसको, अब सोचिए कि लड़की की अंगूठी जो थी, उसने बताया कि आर्टिफिशियल रिंग थी वो, तो आर्टिफिशियल रिंग उसको गिफ्ट करता है, उसको परफ्यूम गिफ्ट करता है। और मई से लेकर अक्टूबर तक लगातार उसकी चैट पे बात होती है। बात करने के बाद पहली बार जब कमरे पे बुलाया था तो अक्टूबर का महीना था। तो अक्टूबर में जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी ठंड भी आ जाती है, नॉर्मल ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो फ्रिज में चीज़ें रखी हुई हैं और उसे पता नहीं चलता है। और घर पे आने के बाद वो ऑनलाइन खाना मंगाता है, सारी चीज़ें सब कुछ उसे प्रोवाइड करता है। वो कहती है कि कभी भी किसी भी चीज़ पे उस पर कभी उसके हाव भाव, उसके बात व्यवहार, अपने मुंबई के बारे में बताता था कि मुंबई में इस फ्लैट में रहता हूँ, मेरा परिवार ऐसा है, सब कुछ उसने बताया। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि श्रद्धा कौन थी, क्या हुआ, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी साजिश थी उसकी। और इससे ये भी पता चलता है कि उसका जो मेंटल कंडीशन है, जो आफताब का, अब सोचिए अभी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, अब नार्को होने वाला है कल, तो अब वो चीज़ें पता चल रही हैं कि उसको मतलब कितना चैलेंज कर सकता है वो,
क्योंकि जो मेंटली इतना मजबूत हो कि जो साइकेट्रिस्ट, जो लड़की इतने महीने उसके साथ बात करती है, उसके कमरे पे आती है, उसको कभी शक ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है ये। इसमें जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उसका, उसमें सूत्रों से खबर है कि भाई उसने एक्सेप्ट भी किया है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट का एक तो पहले थोड़ा सा समझाइए कि होता क्या है, कैसे होता है और नार्को से कैसे डिफरेंट है। नार्को में तो ड्रग इंजेक्ट होता है ये सबको। देखिए पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है उसमें सिंपल, उसमें एक मशीन होती है जो आपके हार्ट बीट चेक करती है, आपके बहुत सारी चीज़ें ये चेक करती हैं, ठीक ना। हाँ, बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो उसमें ये सिर्फ येस और नो में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें अगर हम, हाँ, जैसे आपने पूछा कि आप मेरा नाम पूछा कि आपका नाम सुनील मौर्य है, मैं बोलूँगा हाँ, तो हाँ बोलूँगा तो जाहिर सी बात है मेरा नाम ये सही है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं बोलूँगा तो वो चीज़ें आएगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर वो पूछे कि मैं बोल दूँ ना, मान लिया कि नहीं मैं कोई और नाम पूछा गया, मैं किसी और नाम से जाना जाता हूँ, तो ना बोलूँगा तो ज़रा सा मेरे अंदर वो चीज़ें कमी आएंगी, मेरा ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें थोड़ा बदल सकती हैं। तो उससे पता चलता है कि ये बंदा मतलब कुछ झूठ भी बोल सकता है। या कई बार इसमें ना जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, मैंने बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट देखी है, उसमें ये कहते हैं कि कुछ सही है, कुछ गलत है। तो कुल मिला के पॉलीग्राफ टेस्ट का मुझे कोई रिजल्ट नहीं समझ में आता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में पता चल जाता है, लेकिन जब नार्को टेस्ट की बात आती है तो नार्को में क्या है कि इसमें वही एनेस्थीसिया टाइप का दिया जाता है, जिसे सोडियम पेंटाथॉल बोलते हैं, जो इंजेक्ट किया जाता है। एक तरीके से नशीला इंजेक्शन होता है, जिसको मतलब एक आप अर्ध बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, ना पूरी तरह से बेहोश होते हैं, ना पूरी तरह से बिल्कुल चेतना की अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए उस समय क्या होता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग, मुमकिन होता है कि ये पूरा सच बताएंगे, हालांकि ये भी 100% श्योर नहीं है। इसकी जो पूरा जो ये होता है कि कितना ये हो सकता है, तो इसकी एक्यूरेसी है 90 से 94%, इतना मान फिर भी काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और आमतौर पे बहुत सारी चीज़ों में इसका वो मिलता भी है, रिजल्ट मिला भी है। बहुत सारे केसेस आपने देखे ही हैं, निठारी, आरुषि, बहुत सारे केसेस में रिजल्ट मिले हैं, ठीक ना। लेकिन वही वो तेलगी वाले केस में बताया जाता है कि उसने तो गाना गाने लगा था, ये सारी चीज़ें करने लगा था, तो उसका ये भी परिणाम है कि अगर कोई मेंटली बहुत मजबूत है तो इसे धोखा भी दे सकता है। तो ये भी एक सच है इसका। तो नार्को में भी अब देखिए क्या चीज़ें निकल के इसमें एक चीज़ मैं और भी पढ़ रहा था कहीं कि नार्को से पहले पॉलीग्राफ कराना मैंडेटरी होता है। हाँ बिल्कुल, ये 3-4 जो टेस्ट होते हैं ना, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया, आपका ब्रेन मैपिंग हो गया, और फिर ये भी चेक किया जाता है, नार्को से पहले ये भी चेक किया जाता है, जो इंजेक्शन होता है उसकी एक डोज होती है, एक लिमिट होती है। वो जब डोज दिया जाता है तो देखा जाता है कि वो उसको झेल सकता है कि नहीं, सहन कर सकता है कि नहीं। अगर वो उस लेवल का कर सकता है तभी उसका टेस्ट होगा, अदरवाइज अगर वो नहीं सहन कर पा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें जान भी चली जाती है, क्योंकि उसका डोज जरा सा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गई मात्रा तो जान भी जा सकती है। तो बड़ा ये सेंसिटिव और बड़ा क्रूशियल होता है ये। एविडेंसेस की बात करूं, अभी सॉलिड तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे पास या पुलिस के पास ये एविडेंसेस हैं सॉलिड तरीके से, और ये नहीं है, वेटेड, रिपोर्ट अवेटेड। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो पहले जो आलाए कत्ल, जो मतलब जिससे हथियार से कत्ल हुआ, वो मिल चुका है अभी पुलिस को, ठीक है। और जितने, अब देखिए जो सबसे बड़ा एविडेंस है, वो जितनी हड्डियाँ मिली हैं, जो चीज़ें, डीएनए रिपोर्ट मेरे ख्याल से अब आ जानी चाहिए, वो आ जाती है। और उसके श्रद्धा के फादर से ये चीज़ें अगर मैच कर जाती हैं तो ये बहुत बड़ा सबूत हो गया, ठीक है। तो बाकी नार्को तो आप जानते हैं कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस उसे एविडेंस पाने के लिए। अभी क्या है कि जो कटा हुआ सिर है वो नहीं मिला है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिली हैं अभी, तो वो सारी चीज़ें अभी उन पुलिस को चाहिए। तो इसीलिए नार्को टेस्ट कराना, उसका पूरा मोटिव, अभी तक मोटिव क्लियर नहीं है। मोटिव में अभी तक बस यही एक पता चला है कि वो 3-4 मई को क्या हुआ कि वो ब्रेकअप करना चाहती थी, उसने कह दिया था कि अब हमें तुमसे अलग, तो मोटिव साफ हो गया था, कल तो बताया ये वाली बात। बिल्कुल, ये बात बताई है उसने, लेकिन ये कह देना कि 100% वही सच है, ये अभी आप नहीं कह सकते। वो चीज़ें देखिए, अभी जितनी भी चीज़ें आई हैं वो 100% पे नहीं है, अभी वही मोर और लेस 90%, 80%, 60। अब सोचिए कि जितनी हड्डियाँ मिली हैं, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तब तक कैसे आप कहेंगे। जो जो हथियार मिला है उसमें भी जब तक उसका डीएनए, उसका प्रोफाइल, ये सब चीज़ें मैच नहीं होंगे, कैसे कहेंगे उसी से उसका कत्ल हुआ था। हो सकता है हथियार भी बदल दिए हों। तो ये सारी, चलिए बात करते हैं। थैंक यू सुनील भाई। बात करते हैं सुप्रतिम बनर्जी से। सुप्रतिम भाई, ये जानना चाह रहा हूँ, अभी तक जो केस है कहाँ स्टैंड कर रहा है? सुनील भाई बता रहे हैं कि अभी कुछ रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, कुछ के आ चुके हैं। पहले तो बताइए, जो ऑथेंटिक, जो प्रूव हो चुका है, जिसमें अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, वो कौन कौन सी चीज़ें, और जो क्रूशल है, जो प्रूव नहीं है, रिपोर्ट अवेटेड है, वो कौन कौन से? देखिए, प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ है चिराग। प्रूफ तो अदालत में ही होना है और ट्रायल के बाद होना है, और तय करना है अदालत को कि ये प्रूव हुआ भी या नहीं। पुलिस तो बेशक कहे कि सब कुछ प्रूव हो गया और हमारे पास सारी चीज़ें हैं, कंक्रीट हैं, लेकिन जब वो ट्रायल के स्टेज पर आएगा तब जाकर पता चलेगा। रही एविडेंसेस की बात, तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं, चाहे वो हड्डियों की रिपोर्ट हो जिससे पता चले कि वो श्रद्धा की हड्डियाँ हैं, या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट और जो नार्को एनालिसिस टेस्ट अभी होने वाला है पॉलीग्राफ के बाद,
उसके बाद अगर वो उस के बाद कोई नई चीज़ बरामद करती है, चाहे वो जो श्रद्धा का कटा हुआ सिर है या मान लीजिए कुछ और अगर आलाए कत्ल जैसी चीज़ हो, क्योंकि मल्टीपल वेपन को यूज़ किया उसने, हथियार को यूज़ किया है, तो उसमें से अगर कोई चीज़ मिलती है या कोई और क्रूशियल एविडेंस अगर मिलती है तो वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक एविडेंस के बाद जो है सामने आएंगी, तो उनका एक अलग इंपॉर्टेंस होगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने रिकवर की भी हैं, लेकिन उन पर अभी फॉरेंसिक की मुहर लगनी बाकी है, जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है उसकी निशानदेही पर बरामद हुई है, तो उसका पंचनामा भी हुआ होगा, लोगों ने देखा भी होगा, लोगों के सामने होंगे, कुछ स्वतंत्र गवाह इस मामले में होंगे जब चीज़ें रिकवर कर रही होगी पुलिस, तो वो सारी चीज़ें अदालत में आएंगी। तो मेरे ख्याल से अभी केस 50-50 पर है। हालांकि पुलिस ने हाईकोर्ट में ये कहा है कि उसने 80% अपनी जांच पूरी कर ली है। दरअसल हाईकोर्ट में एक एडवोकेट ने इस मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले करने की बात कही थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस को तलब किया था और पूछा कि आप बताइए कि क्यों ना सीबीआई को दे दी जाए, तो पुलिस ने कहा कि हमने 80% मामला जो है वो सॉल्व कर लिया है। नहीं खैर, ये तो हो सकता है पुलिस उससे बचने के लिए कह रही हो, क्योंकि वो जो PIL फाइल हुई है उसके अगेंस्ट में बोल रही हो। अभी तक अगर एविडेंसेस की, जैसे आपने भी कहा कि 50-50 वाला मामला है, तो कुल मिला के कहा जाए कि अभी भी सॉलिड एविडेंस तो नहीं है, रिपोर्ट अवेटेड। हाँ, रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव होंगे इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि महरौली के जंगलों से आफताब की निशानदेही पर अगर इंसानी हड्डियाँ मिल रही हैं तो जाहिर है वहाँ बहुत सारे इंसानों का कत्ल हुआ, बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी है। ऐसा तो नहीं है एक श्रद्धा की ही लाश के टुकड़े वहाँ हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई और भी लाश कभी किसी दौर में निपटाई गई हो, तो अगर उसके हड्डियाँ मिल गए होंगे तो उसको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स बता देंगे। तो अगर मान लीजिए आफताब की निशानदेही पर वो हड्डियाँ मिली और उसके घर से ब्लड स्टेन मिले, कपड़े मिले, और जो रेफ्रिजरेटर है वो मिला जिस पे उसने लाश रखा था, वो कहाँ से ख़रीद कर लाया, कब ख़रीद कर लाया, डेट्स वगैरह मैच कर रही हैं, मोबाइल के लोकेशन वाली चीज़ें मैच कर रही हैं, तो जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरोबोरेट होंगी, मिलेंगी, तो एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर अदालत के सामने आएंगी और आई होप कि ये हो पाएगा। हाँ, इस केस में एक दूसरे एस्पेक्ट भी देख रहे हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो साइकोलॉजिस्ट थी, जैसे सुनील भाई बता रहे थे कि वो एक एंगल है, ऑब्वियसली प्रोब का एंगल है, लेकिन वो कोई बहुत क्रूशल एविडेंसेस इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है ज़्यादातर चीज़ें अकॉर्डिंग टू गर्ल। देखिए, ये तो सिर्फ उस लड़के के व्यक्तित्व का एक पहलू है जिसको अपने केस को मजबूती देने के लिए और एक आप कहिए कि एक इमोशनल पावर देने के लिए प्रोसिक्यूशन की ओर से अगर कहा जाए तो अदालत में कहा जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें पुलिस या प्रोसिक्यूशन ये बताएगी कि इसने एक कत्ल कर दिया और ये इतना, जिसे कहते हैं कि आप हैवान कह लें या कह लें कि इतना संवेदनहीन है कि एक कत्ल करने के बाद दूसरी लड़की को उसी घर में ले आकर डेट कर रहा था, उससे बात कर रहा था। तो ये तो जस्ट एक पहलू है, इसका श्रद्धा के मर्डर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। फैमिली से भी पूछताछ हुई है, आफताब की फैमिली से भी कर चुकी है पुलिस, श्रद्धा की फैमिली से भी कर चुकी है। फैमिली ने काफ़ी कुछ हो सकता है प्रकाश डाला और रिलेशंस के बारे में, कैसे दोस्ती हुई थी इनकी, फिर क्यों लिव इन में चले गए, क्या वजह रही, हम तो विरोध करते थे, तमाम बातें बोली होंगी फैमिली की तरफ से। बिल्कुल, परिवार ने तो कही है चिराग, और सिर्फ परिवार क्यों, श्रद्धा और आफताब के जो दोस्त अब तक सामने आए हैं, हम क्राइम तक ने भी उनसे बातचीत की है, कई इंटरव्यूज़ हमने दोस्तों के सामने रखे हैं, तो उसमें उन लोगों ने बताया है कि ये लोग जो है डेटिंग ऐप पर मिले थे, ऑल्दो वो एक साथ काम करते थे, लेकिन आफताब जो है श्रद्धा को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब अगर श्रद्धा किसी लड़के से बात करती थी तो वो बात आफताब को नागवार गुजरता था, लेकिन दूसरी तरफ आफताब जो है वो एक साथ बहुत सारी लड़कियों से डेटिंग कर रहा था, और सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उसके मोबाइल फ़ोन पे कई डेटिंग ऐप्स थे। तो वो एक कहावत है ना कि औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत, आफताब पर ये वाली बात बिल्कुल सटीक साबित होती है, और इसीलिए उसने उस पॉजिटिवनेस में जब उसे पता चला कि श्रद्धा उसे छोड़कर जा सकती है, तो एक एंग्विश कह लें, एंगर कह लें, या एक होता है ना ये महसूस करना कि लूज़र वाली फीलिंग, उस फीलिंग को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आफताब की हत्या कर दी। तो घर वालों ने भी यही सारी बातें बताई हैं, दोस्तों ने भी बताई है। घर वाले तो आफताब की हरकतों से खैर देर सवेर वाकिफ़ हो गए थे और अपनी
अपनी बेटी को चेतावनी दे रहे थे कि बेटी अब तुम हट जाओ, उसके साथ मत रहो, लेकिन बेटी भी शायद मुझे लगता है कि कुछ अहम में रही होगी या ईगो में रही होगी, क्योंकि घर वालों से वो लड़कर आई थी और उसे लग रहा था कि अब यहाँ से वापस जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। शायद मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, जिस तरह के कन्वर्सेशन सामने आए हैं उसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ। श्रद्धा के मन में एग्जैक्टली क्या था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाना चाहती थी और आफताब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और ये बात उसने न सिर्फ पुलिस की पूछताछ में बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो सवाल पूछे गए उसमें भी उसने ये बातें मानी है। तो कुल मिलाकर जितनी भी डिस्कशन आपकी और मेरी हुई है उससे तो ये लग रहा है कि अभी 20-30% केस जो है वो है, मतलब जो सॉलिड एविडेंस है, बाकी रिपोर्ट ही अवेटेड है अभी तो। बिल्कुल रिपोर्ट अवेटेड है, मैं इसको 50-50 कहूँगा, रिपोर्ट अवेटेड है। और लेकिन मैं इसको लेकर होपलेस नहीं हूँ चिराग। एक होता है ना कि ऐसा लगने लगे कि नहीं यार अब इस केस में कुछ हो नहीं सकता, कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट की हैं और उन चीज़ों पर अब जैसा मैंने बार बार कहा, एक बार फिर रिपीट करूँगा कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद उसकी मुहर लगनी बाकी है। मुहर लगी तो बहुत कंक्रीट एविडेंस बनेगी। उम्मीद करते हैं जल्दी मोहर लगेगी, जल्दी मोहर लगेगी। नार्को से भी ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ सहायक सबूत के तौर पर नार्को को हम ट्रीट करते हैं, लेकिन उससे कुछ और सबूत भी हमें हो सकता है मिल जाए। बिल्कुल, अभी कई चीज़ें बरामद करनी बाकी है। जैसे सबसे बड़ा तो जो सर है श्रद्धा का वही नहीं मिल पाया है। तो अगर मान लीजिए नार्को में पूछे गए सवालों के बाद अगर वो सिर बरामद हो जाता है तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल सही कहा। सुप्रतिम बनर्जी सीनियर जर्नलिस्ट हमें बता रहे थे। तंसीम हैदर साहब के पास आते हैं, पूछते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तंसीम भाई, आपसे जानना चाहता हूँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की हम कैटेगरी की बात कर रहे थे सुबह, और ये बात कर रहे थे कि इस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर तंदूर कांड जब था उसमें भी पीसेस कट किए थे, तो फिर ये केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाए नहीं माना जाए? क्योंकि कई कानून की जान उसमें भी आप देखिए कोर्ट ने फांसी की सज़ा नहीं दी सुशील शर्मा को, और उसको फाइनली अपनी सज़ा पूरी करने के बाद उसको रिहा कर दिया गया 14 साल के बाद। तो अब इस केस को क्या वाकई हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे या कानून के जानकार इसको मानेंगे? दो चीज़ें हैं। एक तो फिट ऑफ रेज में कत्ल हुआ है, ये अदालत में साबित कर दिया जाए। उसके अलावा इस मामले में मर्डर जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है वो प्री प्लान्ड था। प्री प्लान्ड साजिश रची गई, मर्डर किया गया। 201 का मामला पुलिस ने ऐड किया है जिसमें डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस का मामला है। लाश को ब्रूटैलिटी की गई, उसके पीसेस किए गए, उन पीसेस को अलग अलग जगहों पर फेंका गया, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय किया गया। तो कुल मिला के कॉन्स्पिरेसी से लेके डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस, मर्डर, हीनियस मर्डर, ये जताता है कि पुलिस कोशिश करेगी इस बात को कोर्ट में मजबूती के साथ रखने की कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और जैसा कि लगता भी है इस केस में, अमूमन केसेस में देखा गया है, मर्डर के केसेस में ज़्यादातर फिट ऑफ रेज में मर्डर हो गया और आरोपी ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। वहाँ पे कुछ गुंजाइश रह जाती है जो आरोपी के पक्ष में जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लान करके लड़की को लाया जाता है, उसे न सिर्फ हत्या के पहले भी मार पीटा जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसकी जान को ख़तरा होता है। एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा हैदर भाई जी, एक साइकोलॉजी, आपने भी कई सारे केसेस कवर किए, इस तरह का क्रिमिनल देखा आपने? मतलब आपके करियर में ऐसा क्रिमिनल नज़र आया जो इतना शार्प हो करने के बाद, प्लस प्लानिंग में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी? लेकिन एक बात और भी सच है कि आप जितने भी शातिर हो जाओ, बॉस कहीं ना कुछ तो छोड़ोगे। देखिए ऐसे केसेस अमूमन ज़्यादातर हमने देखे जो हिंदुस्तान से बाहर हुए हैं, जिनमें इस तरीके से प्लान किया गया, ग्लव्स पहने गए, पीसेस किए गए, उन्हें फ्रोज़न करा गया, उसके बाद डिस्पोज ऑफ किया गया। हिंदुस्तान में ऐसे केस कम देखने को मिले हैं। कोशिशें ज़रूर हुई हैं कि मर्डर किया और मर्डर को छुपाने की कोशिश की गई। कई हमने केसेस हिंदुस्तान में देखे कि मर्डर कर दिया, घर में लाश दफन कर दी, 4 साल बाद राज खुला उसका कि घर में लाश दफन थी, पत्नी ने पति को मार रखा था। अभी हाल ही में ऐसा मामला हुआ था। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत केस अलग है। इसमें एक लव अफेयर है, इसमें बिट्रेयल है, इसमें मर्डर है, इसमें लस्ट है, इसमें रिलेशनशिप है। नहीं, जैसे टुकड़े वाली तो हमने खबरें आसपास भी बहुत सारी देखी आई हैं, लेकिन इस सेट ऑफ माइंड का आदमी जो डेटिंग ऐप से लड़कियां बुला रहा है, जो जिसको जिसने पूरे षड्यंत्र रचा, लेकिन वो कहते हैं ना कि आरोपी
आता है तो कुछ छोड़ कर जाता है, जाता है तो कुछ लेकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा केस अलग है, इसीलिए हम इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल रहे हैं चिराग, चूँकि इसमें एक अकेला कॉन्स्पिरेटर है, अकेला मर्डरर है, अकेला डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उसका एक आदमी का दिमाग चल रहा है इसमें कोई और उसका साथ नहीं दे रहा है। और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो एक वर्चुअल वर्ड है जो उसका साथ दे रहा है। उस वर्चुअल वर्ड से वो सीख रहा है हाउ टू किल, हाउ टू डिस्पोज ऑफ, हाउ टू कैरी द डेड बॉडी, हाउ टू फ्रीज दैट। तो ये सारी चीज़ें उसकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ही अपने आप में एक अलग केस स्टडी है, और अपने आप में एक अनोखा केस सामने आया है, ख़ासकर दिल्ली पुलिस के इस मामले में। ऐसे बहुत केसेस हुए इससे पहले कि मास मर्डर हुआ, लाश छुपा दी, निठारी में मर्डर हो गया, आरुषि मर्डर चलता रहा बहुत कई साल तक, उसमें भी 2 मर्डर हुए, पहले दिन तो पता ही नहीं चला कि दूसरी लाश भी छत पे पड़ी हुई। लेकिन ये एक अलग ही तरह की कॉन्स्पिरेसी सामने आई है कि जिसमें एक सो कॉल्ड जो प्रेमी बंदा था उसने कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरह कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। नहीं, जैसे ये हम डिस्कस भी कर रहे थे, मतलब ये एक यूनिक केस ऑब्वियसली है क्योंकि इसमें आरोपी जो है वो बहुत चिल्ड आउट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जितने शातिर हो जाओ, आपको ये पता था कि जब आप करोगे आप बाहर जाओगे, आपको ये पता था बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीसीटीवी की जद में आओगे, आपको ये पता था कि जहाँ आप हो आपने पूरी कोशिश की वहाँ से ब्लड स्टेन हटाने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई CFSL इतनी एडवांस है कि पकड़े जाओगे, कहीं ना कहीं लास्ट सीन एविडेंस में आप फंसोगे, CDR में आप फंसोगे, लोकेशन में आप फंसोगे। तो ये तो मुझे लगता है कि इसको हम जितना शातिर बोल रहे हैं, सच्चाई तो है कि ये तो महाबेवकूफ़ था। देखिए, जितना भी क्राइम प्लान करके होता है, कॉन्स्पिरेसी को प्लान जो किया जाता है, उसमें जो प्लानर होता है वो कोशिश हमेशा इस बात की करता है कि उसका जुर्म जो है वह छुप जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक पुलिस से बचा रह सके। आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर लीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिद्धू मूसावाला का मर्डर करा दिया गया, लोगों ने कोशिश की ना कि किसी तरह वो बचे रहें, जल्दी सामने ना हो, जल्दी पकड़े ना जाएं। सैटेलाइट फ़ोन के इस्तेमाल हो रहे थे, विदेश से इंस्ट्रक्शन दिए गए, कहीं ड्रोन से हथियार आए, चीज़ें घूम फिर के बहुत की कोशिशें, लेकिन लोग पकड़े गए, उसमें एनकाउंटर्स हुए, उसमें उन्हें भी लगता होगा नहीं हम भाग जाएंगे विदेश करके निकल लेंगे, हम अपने बंदों को नहीं भाग पाए। जो भी क्राइम कर रहा है, 2 ही तरह के क्राइम हैं, एक तो मैंने बताया फिट ऑफ रेज में हो गया, एक है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम है। अब हमने प्लान किया है और ये कोशिश की है कि बच जाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है चिराग, ज़्यादातर केसेस में कि क्राइम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ खुलती है, और जब खुलती है तो उसके एविडेंसेस भी सामने आते हैं। तो कहने का मतलब है महाबेवकूफ़ था आफ्ताब। बिल्कुल, ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है यार। देखिए, आपका किसी से रिलेशन ख़राब हो रहा है तो आप उससे रिश्ता तोड़ लीजिए। आप किसी को ज़िंदगी देने की ताकत क़ुव्वत नहीं रखते हैं तो किसी की लाइफ लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप उससे रिश्ता तोड़ दीजिए, अलग हो जाइए, जाने दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई। हाँ, कुछ कह रहे थे? हत्या उसका नतीजा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने हैदर भाई ने। प्रवेश पांडे से बात करते हैं। प्रवेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पूरे केस में हैदर भाई से भी हमारी अभी बात हो रही थी जी, आफ्ताब तो महाबेवकूफ़ था, क्योंकि आप जितना भी अक्लमंद हो जाएं, आप तो सारे सबूत छोड़ते जा रहे थे। आप किस बात के अक्लमंद? क्यों इसको कहा जा रहा है कि बड़ा बहुत ब्रेनी है, सब कुछ पता है? कहाँ ब्रेनी है? एक बहुत फेमस वेब सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसमें एक सीरियल किलर है, बहुत लोगों को मारता है। तो वो हर बार सबूत छुपाने जाता है ना, तो वो एक सबूत छोड़ देता है। मतलब वो सबूत छुपाने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ करता है जिसकी वजह से वो एक सबूत बन जाता है। जैसे कि उसने जो लिक्विड मंगाया था, केमिकल मंगाया था खून के धब्बे साफ़ करने के लिए, लेकिन वो गूगल पे उसने सर्च किया, उसने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, तो मतलब जिस चीज़ को छुपाने के लिए वो चीज़ जो मंगा रहा है वो एक तरह से उसके लिए एविडेंस का काम कर दिया। फिर बच तो नहीं पाएगा, बताया जब मोबाइल उसका चेक किया गया पुलिस ने, तो बोला ये तूने क्यों मंगाया था, ये केमिकल क्या यूज़ का है तेरे, तो फिर उसमें तो पता चल गया। तो ऐसा बहुत सारे क्रिमिनल्स यही तो सोचते हैं स्टार्टिंग में, मैं तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, छुपा ले रहा हूँ। तो फिर ये अकलमंदी कहाँ से? ये तो महाबेवकूफ़ी है। हाँ, तो अगर इतना अक्लमंद होता तो क्रिमिनल नहीं होता, या तो अक्लमंद होता तो पकड़ाता नहीं, दोनों चीज़ें। लेकिन पकड़ा गया तो ये अक्लमंद नहीं था, कहीं से भी अक्लमंद सुनील भाई नहीं से था। पूछते हैं फाइनल कंक्लूजन। सुनील भाई, क्या वाकई आफ्ताब अक्लमंद था या महाबेवकूफ़? क्योंकि आप हर जगह तो सबूत ही छोड़े जा रहे हो। आपको ये पता है कि आप बाहर निकलोगे, आपको ये पता है पॉलीथीन खरीदोगे, आपको पता है फ्रिज खरीद रहे हो, आपको ये पता है कि आरी खरीद रहे हो, उसी टाइम आपकी CDR लोकेशन आ रही है, आपका जो आप खून के धब्बे हटा रहे हो वो क्लियर कट आ रहे हैं। तो ये तो मतलब आप
खुद ही इनवाइट कर रहे हो कि आ बैल मुझे मार। नहीं, वो बात आपकी सही है चिराग भाई, लेकिन देखिए जो क्रिमिनल होते हैं ना वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। हर क्रिमिनल यही जानता है कि मैं इतना शातिर हूँ कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये सच है कि चाहे कोई कितना भी शातिर हो, कितना भी दिमाग लगाए, कितना भी साइंटिफिक हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अगर क्राइम करेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी में लेट होता है, किसी में सबूत नहीं मिलते, किसी में सबूतों के लिए बहुत देरी होती है, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। लेकिन ये मतलब अगर आपने क्राइम किया तो देखो जो पकड़े जाएंगे। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप अपने बच्चे से या किसी से अपने फैमिली में अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो वो चीज़ तो हम छुपा नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो एक क्राइम जो मर्डर करे और ये चीज़ें करे तो कैसे छुपा सकता है? तो सवाल ही नहीं है। हाँ, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो हो सकता है 10 फिल्में देखें तो लास्ट में हर फिल्म में ये भी दिखाया जाता है कि क्रिमिनल पकड़ा जाता है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा डिले कर सकता है, बट वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई यही है। देखिए आज नहीं तो कल तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, इस नहीं तरीके से उस तरीके से। और कई बार आपने कई केसेस में देखते हैं कि अगर नहीं भी पकड़े जाते हैं तो बंदा खुद ही आके कहता है कि जी मैंने तो ये किया था, मुझे किसी ने पकड़ा ही नहीं, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा सच है सुनील भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे मैंने सुने, और कई सारे अनसॉल्व केसेस भी रह गए, और कई ऐसे भी केसेस हुए जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, जिनका पता ही नहीं चला आज तक। सैकड़ों ऐसे केसेस होंगे जिनका पता नहीं चला कि किसी को मार दिया। हाँ। और ये पता है वो गायब हो गया जी, या कोई आगे पीछे वाला पता करने वाला नहीं। दूसरा, कई रिपोर्टेड केसेस भी अनसॉल्व रहे हैं। तो मुझे दोनों ही बातें हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस देखिए रिपोर्टेड केसेस है। अब देखिए ना, ये जो अभी 6 महीने बाद अभी जो अंजन दास वाला केस हुआ, अब सोचिए कि अगर उसमें रिपोर्ट भी नहीं किसी ने की, ठीक है ना, अगर पुलिस खुद से एफर्ट नहीं करती, इतने सारे घर घर जाके ये सब चीज़ें नहीं पता करती कि कौन मिसिंग है। लेकिन उसमें भी गलती तो करी ना, उसने टुकड़े जहाँ फेंके वो टुकड़े मिल गए पुलिस को। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो मिलेंगे ही ना। देखो आप उसे घर में भी तो नहीं रख सकते ना, कौन कैसे रख सकता, कहीं ना कहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। तो चीज़ें देखिए, कई केसेस में हमने देखा सुनील भाई, ऐसे भी केसेस है जिनमें लाश को घर में ही गाड़ दिया, और वो कई, एक यूपी का मामला था, मैं पीछे हाँ दृश्यम टाइप का, अभी उस पर खबर भी लिखी थी कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों को मार दिया था और दोनों को फेंक दिया था आसपास के, मतलब अपने घर के पास ही। इसलिए नहीं दूर फेंका कि कहीं और जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। वो ये सोच के अपने ही घर में एक जो है घर के मतलब जो आपका बाउंड्री है, एक तो वहीं पे करा और एक बगल में भैंस वैंस बांधते थे, एक वहाँ पे कर दिया। लेकिन हुआ क्या उस केस में, उस केस को हम कभी तसल्ली से बताएंगे। उस केस में जो उसकी बच्ची थी उसने देख लिया था उस चीज़ को। वो बच्ची हमेशा डरती रहती थी, इनको लगता था यार बच्ची वो सपने में अब डरने लगी, तो उन्हें बड़ा बुरा लगने लगा। तो उसमें भी चीज़ें उन्होंने छुपाने की कोशिश करी। उसका मोबाइल ले जा करके ट्रेन में फेंक देते हैं, तो ट्रेन चलती रहती है, उसकी लोकेशन कहीं और की मिलती है। फिर बाकायदा उसको फ़ोन को ले जाकर कहीं से फ़ोन भी करा देते हैं उसके घर वालों को कि हम पहाड़ में जी हिमाचल यहाँ घूमने आए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना पकड़ा जाता ही है। एग्जैक्टली, जितना आप छुपाने की कोशिश करोगे तो वो छुप। लेकिन सच तो ये भी है कि कई ऐसे केसेस हैं जो अभी भी अनसॉल्व है, और कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं, जिनका आता पता ही नहीं। बहुत सारे आप देख लीजिए, इतने सारे डेड बॉडी जो मिलती हैं, जो अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडी होती हैं, वो क्या होती हैं? ऐसे ही केसेस होते हैं जिनके किसी का कोई, तो हम तो उनको शातिर कहेंगे, आफ्ताब को क्यों कहेंगे? आफ्ताब तो पकड़ा गया, वो तो आज तक नहीं पकड़े गए। आप कह सकते, देखिए अब क्या होता है कि हमारे पास हम किसकी चर्चा करते हैं, हम किसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम किसकी खबरें लिखते हैं, जो हमें पता चलती हैं, उसमें भी जो प्रोफाइल बड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जो चीज़ें आती हैं दब जाती हैं, किसकी चर्चा आप करते हैं, ठीक ना। तो चूंकि ये दिल्ली का मैटर है, अब बहुत सारे झारखंड में भी ऐसे केस हो रहे हैं, आप कितनों को आप इतना बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो क्राइम तक की मुहिम जारी रहेगी। सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। कई ऐसे केसेस हैं जो अभी भी अनसॉल्व है, कई ऐसी केसेस हैं जिनकी अभी रिपोर्ट ही नहीं हुई है। तो शातिर तो वो है ना, आफ्ताब थोड़ी है। आफ्ताब ने तो सारे सबूत एक एक जगह फेंकता चला गया और ये सोच रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्लानिंग आपने, ठीक है, आप कुछ दिन तक छिपे रहे, 6 महीने तक पता नहीं चला, लेकिन ये तो ऑब्वियसली जो लड़की है उसके परिवार ही सामने आ गया, 50 चीज़ें हो गई, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इसको इस सेंस में कंक्लूड किया जाए कि आफ्ताब महा बेवकूफ़ था। इसको अक्लमंद कहना मुझे लगता है कहीं से ठीक नहीं है। खैर, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।